Hello, my dear friends. Now we have come on the very important part of the dengue, and this is clinical signs, symptoms, and the management of the dengue. Now, as you all know, डेंगू किसकी वजह से होता है? मॉस्किटो के काटने की वजह से होता है. जब इन्फेक्टेड मॉस्किटो हमको काटता है तो उसके अंदर जो डेंगू वायरस होता है वो हमारी बॉडी के अंदर एंट्री कर जाता है. और डेंगू का जो इन्फेक्शन होता है, अब ये डेंगू सीवियर होगा या जस्ट नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन के फॉर्म में ये रहने वाला है, ये डिपेंड करेगा इन पेशेंट्स की कंडीशंस पर. इफ़ द इन्फेक्टेड पेशेंट इज कमिंग अंडर द हाई रिस्क ग्रुप, और वो कितना होता है, लेस देन 5 to 10% केसेज जो होते हैं वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं. ठीक है, तो अगर ऐसे पेशेंट्स को इन्फेक्शन होता है तो इनके अंदर सीवियर डेंगू होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है. इनकी डेथ भी हो सकती है, क्रिटिकल केसेस बन सकते हैं. इनके अंदर जो डेंगू का इन्फेक्शन है, जो डेंगू डिजीज़ है, वो डेंजरस हो सकती है. लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें, मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब डेंगू का इन्फेक्शन होता है, और कह सकते हैं कि मोर देन 90% केसेस के अंदर डेंगू का इन्फेक्शन होता है और हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली डेंगू वायरस को डिस्ट्रॉय कर देती है, कम्प्लीटली रिमूव कर देती है, और हम डेंगू से ईजीली रिकवर हो जाते हैं. ठीक है, तो पहले बात करते हैं उन केसेस की जिनके अंदर नॉर्मल डेंगू होता है, जस्ट इन्फेक्शन के फॉर्म में डेंगू आता है. तो यहाँ पर देख सकते हैं इस पिक्चर के अंदर ये डेंगू वायरस का इन्फेक्शन होता है. डेंगू वायरस जो है वो रैपिड मल्टीप्लिकेशन करते हैं और एट सर्टेन टाइम ड्यूरेशन विदिन 2 days दे रिचेस टू मैक्सिमम ग्रोथ. ठीक है, और फिर जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है वैसे ही इन वायरसेस को डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, एंड विदिन 2 days ये वायरस को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती है. ठीक है, और जैसे ही ये वायरस हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं वैसे ही हमारी बॉडी जो है वो रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर देती है. और रिस्पॉन्ड करने में सबसे पहला जो सिम्टम देखने को मिलता है वो फीवर देखने को मिलता है. और फीवर कैसा होता है? सडन राइज, सडन ऑनसेट, और कैसा होता है? हाई ग्रेड टाइप का फीवर होता है. इसमें बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? मोर देन 40 डिग्री सेंटीग्रेड. और जैसे ही उस समय के बाद जब हमारी इम्यूनिटी एक्टिवेट हो जाती है, वायरस इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल की तरफ आने लग जाता है. और लगभग 4 days के अंदर जो है हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना हो जाता है? नॉर्मल हो जाता है. ठीक है, और प्लेटलेट्स की बात करें, ब्लड पिक्चर की बात करें, तो प्लेटलेट्स का लेवल क्या होता है? पहले नॉर्मल रहता है. वायरस की ग्रोथ की वजह से प्लेटलेट्स का लेवल माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो जाता है. और फिर जैसे ही वायरस इसको हमारी बॉडी रिमूव करना स्टार्ट करती है, डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट करती है, तो प्लेटलेट जो है वो अगेन रिचेस टू नॉर्मल लेवल. ठीक है, तो इनके अंदर जिनके अंदर नॉर्मल टाइप का डेंगू वायरल इन्फेक्शन होता है उनके अंदर माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है ओनली. ठीक है, सिवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया नहीं देखने को मिलेगा. यहाँ पे सिर्फ माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलेगा, मतलब प्लेटलेट्स का लेवल उतना ज़्यादा ड्रॉप नहीं होगा. ठीक है, अब हमने जो टाइम ड्यूरेशन है डेंगू वायरस के इन्फेक्शन का उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. एक डिवाइड किया है हमने फेब्राइल फेज़ में और दूसरा हमने डिवाइड किया है रिकवरी फेज़ में. तो पहले के जो इनिशियल 4 days होते हैं उसमें क्या होता है? हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए इसको बोला हमने फेब्राइल फेज़. और फिर अगले 4 days के अंदर हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रिकवर कर लेती है, इसलिए अगले 4 दिन को हमने क्या बोला है? रिकवरी फेज़. तो इनिशियल 4 days आर ऑफ फेब्राइल फेज़ एंड रिमेनिंग 4 days आर ऑफ रिकवरी फेज़. मतलब विदिन 8 days हमारी बॉडी जो है वो कम्प्लीटली रिकवर हो जाती है वायरल इन्फेक्शन से, अगर हम हाई रिस्क ग्रुप में नहीं आते हैं तब. ठीक है, तो फेब्राइल फेज़ में क्या होगा? हमको ऑब्वियसली बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा है तो हमको क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन. क्या हो जाता है? डिहाइड्रेशन. उसके बाद हमको फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे हेडेक, फीवर, नोज़ के अंदर से पानी निकलने लग जाएगा, रनी नोज़ बोलते हैं जिसको. अब वायरस को निकालने के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होने लग जाते हैं? स्नीजिंग, छींक आने लग जाती है, हमको स्नीजिंग देखने को मिलता है. गले के अंदर सोर थ्रोट, गले में दर्द होने लग जाता है, खांसी होने लग जाती है, कफिंग होने लग जाती है, और कुछ गैस्ट्रोएंटराइटिस के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिसमें क्या होता है? वोमिटिंग हो सकती है, नोजिया जैसा लगता है, और डायरिया भी हो सकता है. और जो साइटोकाइन्स इंटरफेरोन्स की वजह से जो मसल्स और जो जॉइंट्स के अंदर जो पेन होता है वो एकदम खतरनाक वाला होता है, सीवियर
मस्कुलर एंड जॉइंट पेन होता है, और इसमें ऐसा लगता है कि शरीर जो है, बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, जो जॉइंट्स हैं, जो बोन्स हैं, वो क्या टूटने जैसी लगने लग जाती है। इसलिए इसके अंदर जो फीवर होता है उसमें क्या होता है, मस्कुलर एंड जॉइंट पेन दैट इज़ ऑफ डेंजरस टाइप, दैट इज़ ऑफ सीवियर टाइप। इसमें ऐसा लगता है कि बॉडी जो है वो टूट रही है, इसलिए इस फीवर को बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर। ऐसा लगता है कि शरीर जो है वो पूरा टूट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक बोन फीवर इज द फीचर ऑफ डेंगू, ठीक है। और फ्लू लाइक सिम्टम्स आपको पता ही है क्या, हेडेक, फीवर। और फीवर कैसा होता है, सडन ऑनसेट होता है, एकदम से राइज ऑफ बॉडी टेम्परेचर होता है, और कैसा होता है, हाई ग्रेड टाइप का फीवर होता है। यहाँ पे रनी नोज, स्नीजिंग, सोर थ्रोट, कफिंग, वोमिटिंग या नोजिया जैसा हो सकता है, सीवियर मस्कुलर एंड जॉइंट पेन होता है, डायरिया हो सकता है, ठीक है। सो दीज आर द क्लिनिकल साइंस एंड सिम्टम्स वी सी इन द डेंगू इन्फेक्शन इफ द पर्सन इज नॉट कमिंग अंडर द हाई रिस्क ग्रुप, ठीक है। अब इनको मैनेज कैसे करेंगे हम, वो देखते हैं। मैनेजमेंट कैसे करेंगे, जिनके अंदर सिंपल टाइप का डेंगू हुआ है उनको मैनेज कैसे करेंगे। फीवर, सबसे पहले तो बॉडी का टेम्परेचर चेक करेंगे। बॉडी का टेम्परेचर कैसा मिलेगा हमको, हाई ग्रेड टाइप का फीवर मिलेगा। इनमें क्या मिलेगा, बॉडी का टेम्परेचर जो रहेगा वो मोर देन और इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, या डिग्री फ़ारेनहाइट में बात करें तो मोर देन और इक्वल टू 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। इनके अंदर सबसे पहले बॉडी का टेम्परेचर, पेशेंट हमारे पास आएगा तो बॉडी का टेम्परेचर देखेंगे। अब यहाँ पे पता है आपको, पैथोजेनेसिस के अंदर बताया था कि NS1 एंटीजन रिलीज करते हैं ये वायरस। तो NS1 एंटीजन का टेस्ट अगर हम करेंगे तो क्या मिलेगा, NS1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा, ठीक है। NS1 एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव ये बताता है कि वायरस जो है वो रैपिड ग्रोथ कर रहे हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद अगर ब्लड की पिक्चर हम देखेंगे तो अर्लीस्ट चेंज जो देखने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, ल्यूकोपेनिया। अगर ब्लड सैंपल लेते हैं और उसमें ब्लड पिक्चर देखते हैं तो ल्यूकोपेनिया देखने को मिलेगा, दैट इज द अर्लीस्ट चेंज। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अगर MCQ पूछा जाता है आपसे कि अर्लीस्ट चेंज जो ब्लड पिक्चर के अंदर देखने को मिलता है वो क्या देखने को मिलता है, ल्यूकोपेनिया। जैसे कि आपको पता है ल्यूकोपेनिया क्यों मिलता है, क्योंकि ये वायरस जो है वो हमारी WBCs को ही तो इन्फेक्ट कर रहे थे, उन्हीं को तो डिस्ट्रॉय कर रहे थे ये वायरसेस, इसलिए हमको अर्लीस्ट चेंज जो मिलता है वो क्या मिलता है, ल्यूकोपेनिया। उसके बाद माइल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिल सकता है उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर फीवर आता है तो फीवर के लिए अब हम क्या करेंगे, फीवर के लिए पैरासीटामोल टैबलेट दे देंगे, ठीक है, पैरासीटामोल टैबलेट दे देंगे। अब यहाँ पे ये बात ध्यान रखनी है कि NSAIDs, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स नहीं देना है हमको, बिकॉज इट मे कॉज ब्लीडिंग इन दीज पेशेंट्स। वैसे ही ये पेशेंट्स के अंदर क्या होता है, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, वैसे ही इनके अंदर ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा है इन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर डेंगू होता है। और अगर ऊपर से आपने ऐसी ड्रग दे दी जो ब्लीडिंग कराती है तो क्या होगा, ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसलिए हम NSAIDs नहीं देते हैं। NSAIDs को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं, ओनली पैरासीटामोल यहाँ पर फीवर को कम करने के लिए देते हैं। उसके बाद क्या होता है, फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो डिहाइड्रेशन को कम करने के लिए, या बॉडी को हाइड्रेटेड बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ORS देंगे, ORS का सोल्यूशन देंगे, ORS का पानी देंगे, और उनको बोले हैं कि दिन भर पानी पीते रहना आप, ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। और अगर ज़रूरत पड़ी, BP अगर कम आता है डिहाइड्रेशन की वजह से, अगर BP उनका ब्लड प्रेशर अगर कम आता है तो हम उनके अंदर नॉर्मल सलाइन जो है वो दे देंगे, IV लाइन के थ्रू नॉर्मल सलाइन इन्फ्यूज़ कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तब, अदरवाइज़ ORS और प्लेंटी ऑफ वाटर से हम काम चला लेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर सीवियर डेंगू होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जैसे हाई रिस्क ग्रुप के अंदर जो आते हैं, और वो लगभग लेस देन 5 to 10% केसेज जो होते हैं उन्हीं के अंदर सीवियर डेंगू होने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे बात करते हैं, ये वायरस ने एंट्री किया, वायरस ने ग्रोथ किया, अब इनके अंदर इम्यूनिटी वीक है तो वायरस जो है वो कम्प्लीटली रिमूव नहीं हो पाते हैं, और वायरस जो है वो कंटिन्यूसली ग्रोथ करता रहता है, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रोथ की वजह से हमारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूसली रिस्पॉन्ड करती रहेगी, और रिस्पॉन्स की वजह से हमारी बॉडी के अंदर जो है वो फीवर बना रहेगा, बॉडी का टेम्परेचर कम नहीं होगा, फीवर बना रहेगा, ठीक है। और प्लेटलेट्स का लेवल नॉर्मल से बहुत कम हो जाता है, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है, और वो सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लंबे समय तक रहेगा क्योंकि वायरस जो है वो
प्लेटलेट्स को कंटिन्यू डिस्ट्रॉय कर ही रहे हैं। जो वायरस रैपिडली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली हमारी प्लेटलेट्स को डिस्ट्रॉय करते ही जा रहे हैं, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होगी और ब्लीडिंग की वजह से हमें क्रिटिकल फेज देखने को मिलता है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर हम कोई इंटरवेंशन कर देते हैं इस क्रिटिकल फेज के दौरान, ठीक है, क्रिटिकल फेज के दौरान या फिर फेब्राइल फेज के दौरान अगर हम इंटरवेंशन ट्रीटमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं तो क्रिटिकल फेज में नहीं जाएगा, या क्रिटिकल फेज में चला भी गया, उस टाइम पे हमने इंटरवेंशन कर दिया, हमने ट्रीटमेंट दे दिया, हमने मैनेज कर लिया, तो पेशेंट की डेथ होने से हम बचा लेंगे। ठीक है, पेशेंट जो है वो धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा, धीरे धीरे करके रिकवर हो जाएगा। प्लेटलेट्स का लेवल जो है वो नॉर्मल की तरफ चला जाएगा, बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कम हो जाएगा और वायरसेस जो हैं उनको धीरे धीरे हमारी बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो हम इस तरीके से रिकवर हो जाएंगे। अब बात करते हैं इनके क्लिनिकल साइंस और सिम्टम्स के बारे में, जिनके अंदर डेंगू हुआ है और वो हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं, उनके अंदर देखते हैं क्या पिक्चर देखने को मिलेगी। प्लेटलेट्स का लेवल क्या होते जा रहा है, कंटिन्यूअसली कम होते जा रहा है, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है और वायरस जो है वो कंटिन्यूअसली ग्रोथ कर रहे हैं और फीवर भी कंटिन्यूअसली बना हुआ है। अब ये क्रिटिकल फेज जिसमें सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया होता है और वायरसेस जो है वो रैपिडली मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, अब इन वायरसेस को चांस मिल जाता है कि वो हमारे दूसरे बॉडी टिश्यूज़ को भी इन्फेक्ट कर सकें। ठीक है, तो ये किनको इन्फेक्ट करते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज़ को, लीवर को इन्फेक्ट करते हैं। तो हमारे लीवर के जो एंजाइम्स है AST एंड LT, इनका लेवल हमको क्या मिलेगा, लीवर फंक्शन टेस्ट करेंगे तो बढ़ा हुआ लेवल मिलेगा। हिपेटोमेगेली देखने को मिल सकती है, स्प्लीन को इन्फेक्ट करेंगे तो स्प्लेनोमेगेली, बोन मेरो को जब इन्फेक्ट करते हैं तो ल्यूकोपेनिया एंड सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया देखने को मिलता है। और सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से माय डियर फ्रेंड्स क्या होता है, सीवियर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से यहाँ पे होने लग जाती है सीवियर ब्लीडिंग, और सीवियर ब्लीडिंग की वजह से जो है वो हमारी बॉडी की जो कैविटीज़ होती है, चेस्ट कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी, वहाँ पर ब्लड या पानी इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से प्लूरल इफ्यूज़न और असाइटिस देखने को मिलती है। अब ब्लीडिंग की वजह से हमारे वाइटल ऑर्गन्स को कंटिन्यूअसली सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं। जो ब्लीडिंग है वो हमको गम्स या जो भी हमारी म्यूकोसल लाइनिंग है वहाँ पर हमको देखने को मिल सकती है। ब्लीडिंग की वजह से ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड जो है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन सीवियर टाइप का हो जाता है, सीवियर हाइपोटेंशन हो जाता है। और जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए पंप की एक्टिविटी बढ़ा देता है। तो हार्ट जो है वो रैपिडली शुरुआती दौर में, शुरुआत के टाइम पे रैपिडली पंप करता है, जिसकी वजह से टेकीकार्डिया देखने को मिलता है। ठीक है, अब अगर हम ऐसे पेशेंट्स के अंदर टूर्निकेट टेस्ट करते हैं, टूर्निकेट टेस्ट मैंने आपको पहले समझा चुका हूँ पहले वाले वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो वहाँ पर अगर आप जाकर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि टूर्निकेट टेस्ट होता क्या है और क्यों करते हैं, इससे हमको क्या पता लगता है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हैं जाकर। तो टूर्निकेट टेस्ट अगर करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं ऐसे पेशेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे करेंगे जो क्रिटिकल फेज में आ चुके हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो हाइपोटेंशन है, जो सीवियर हाइपोटेंशन है, उसको ट्रीट करना पड़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन जो है वो नॉर्मल करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लूइड इन्फ्यूज़न करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, हम फ्लूइड इन्फ्यूज़न करते हैं। अब फ्लूइड इन्फ्यूज़न में हमको एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि फ्लूइड इन्फ्यूज़न हमको कम देना है, जितना रिक्वायर्ड है उससे कम देना है। क्यों? क्योंकि जो पेशेंट क्रिटिकल फेज में आए हैं वो जब रिकवर करेंगे तो उनके ब्लड वेसल्स के अंदर से जो भी ब्लड निकला है वो वापस आता है। वो क्या होता है, वापस आता है। तो अगर हमने फ्लूइड ज़्यादा दे दिया, फ्लूइड हमने जितना चाहिए उतना दे दिया, तो क्या होगा कि जो फ्लूइड जो बाहर निकला था वो भी तो वापस आएगा। तो इसकी वजह से क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो क्या करते हैं हम, जितना हमको अमाउंट ब्लड का चाहिए उससे हम कम अमाउंट में फ्लूइड इन्फ्यूज़ करते हैं। जितना फ्लूइड हमको चाहिए उससे कम फ्लूइड जो है वो इन्फ्यूज़ करते हैं, ताकि फ्लूइड ओवरलोड ना हो सके। फिर भी अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो हम क्या करते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस कंडीशन में अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो लूप डायूरेटिक्स लाइक फ्यूरोसेमाइड हम देते हैं। और अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, फ्लूइड इन्फ्यूज़न से भी अगर ठीक नहीं होता है पेशेंट, तो हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कर देते हैं। ठीक है, होल ब्लड, पूरा का पूरा ब्लड देना है हमको, क्योंकि यहाँ पे WBCs का लेवल भी कम हो गया है, प्लेटलेट्स का लेवल भी कम हो गया है। तो हम यहाँ पे सिर्फ प्लेटलेट्स देकर काम नहीं चला सकते या फिर फ्रेश फ्रोज़न प्लाज्मा देकर काम नहीं चला सकते। यहाँ पे हमको
पूरा ब्लड देना पड़ेगा पेशेंट को जिनके अंदर डेंगू हुआ है, क्योंकि उनके अंदर WBCs का भी लेवल कम हो गया है, प्लेटलेट्स का भी लेवल कम हो गया है, वाटर का लेवल, फ्लूइड का लेवल तो कम हो ही चुका है। इसलिए हम होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं ऐसे पेशेंट्स के अंदर। ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स। अब यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स हमको कम से कम, बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी रहेगी तो ही करेंगे, अदरवाइज इन्वेसिव प्रोसीजर्स नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही ब्लीडिंग हो रही है। अगर इन्वेसिव प्रोसेस कर दी हमने, इन्वेसिव प्रोसीजर्स अगर इनके साथ इन पेशेंट्स के अंदर कर दिया तो और ज़्यादा ब्लीडिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। जैसे नेजोगैस्ट्रिक इंट्यूबेशन वगैरह ये सब नहीं करना है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन वगैरह ये सब कुछ नहीं देना है हमको, और जो भी इन्वेसिव प्रोसीजर्स हो सकती है वो सब हमको यहाँ पर इन पेशेंट्स के अंदर नहीं करना है जिनके अंदर डेंगू हुआ है, सीवियर टाइप का डेंगू हुआ है, उनके अंदर ये सब चीज़ें नहीं करनी है, ताकि हम ब्लीडिंग के रिस्क को अवॉइड कर सकें। तो ट्रीटमेंट में क्या क्या बातें आप ध्यान रखेंगे? फ्लूइड का इन्फ्यूज़न करना है, लेकिन जितना रिक्वायर्ड है उससे हम कम फ्लूइड इन्फ्यूज़ करेंगे ताकि हम फ्लूइड ओवरलोड से बच सकें। फिर भी अगर फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है तो लूप डायूरेटिक्स देकर, हम फ्यूरोसेमाइड लाइक ड्रग्स देकर हम उसे मैनेज कर लेंगे। अब यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़न करना है हमको अगर नीडेड है तो। प्लेटलेट्स या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा देकर काम नहीं चलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो डेंगू पेशेंट्स के अंदर प्लेटलेट्स या फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा हम नहीं देंगे और इनके अंदर इन्वेजिव प्रोसीजर्स भी नहीं करेंगे। तो इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे डेंगू पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर सीवियर डेंगू हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स रिकवरी फेज। उन पेशेंट्स के अंदर जिनके अंदर सीवियर डेंगू हुआ था उनके रिकवरी फेज की अगर हम बात करें तो रिकवरी फेज में क्या होगा, जो भी ब्लड वेसल्स के अंदर से जो भी ब्लड बाहर आया था, और ये हमारी स्किन है, ये ब्लड वेसल से ब्लड जो है वो स्किन की तरफ आता है, स्किन की तरफ आता है और स्किन को क्या करता है, थोड़ा सा उठा देता है, जिसकी वजह से हमको पेप्यूलर रेश देखने को मिलते हैं, रेडिश पेप्यूलर रेश। अब क्या होगा कि जब ये फ्लूइड वापस ब्लड वेसल्स के अंदर आता है तो ये स्किन क्या होती है, फ्लैट हो जाती है। ये स्किन क्या होगा, ये वाला पार्ट जिसके अंदर ब्लड अक्यूमुलेट हो गया था, ये क्या हो जाएगी, फ्लैट हो जाएगी। अब क्या होता है, ऐसा लगता है कि स्किन जो है वो निकली निकली सी लगती है, पीलिंग ऑफ स्किन हमको देखने को मिलता है। ठीक है, तो फ्लूइड जो है वो बाहर आता है और ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड जब आने लग जाता है तो फ्लूइड ओवरलोड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कुछ पेशेंट्स के अंदर हमको फ्लूइड ओवरलोड देखने को मिलता है। तो जब फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा तो ब्रेन को क्या होगा, एकदम से ज़्यादा ब्लड मिलेगा, जिसकी वजह से कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो एकदम से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनके अंदर सीजर्स होने के चांसेस हो सकते हैं, पेशेंट जो है वो फटीग हो सकता है इन द रिकवरी फेज। तो अगर ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं पेशेंट्स के अंदर तो हमको घबराना नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे जो स्किन के अंदर से जो ब्लड वापस ब्लड वेसल्स के अंदर आ रहा है तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या होती है, इचिंग होती है। तो जब रिकवरी फेज होगा तो यहाँ पर हमको पेशेंट का कॉन्शियसनेस लेवल जो है वो थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है, सीजर्स देखने को मिल सकते हैं, पेशेंट जो है वो थका हुआ महसूस करता है इन द रिकवरी फेज। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पेशेंट को इचिंग होने लग जाती है, सीवियर इचिंग, या स्किन जो है वो निकली हुई सी लगती है इनके अंदर। ठीक है,